मैडम वैसे संस्कृत के विषय में परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता रखते हुए मैं उनका परिचय आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। मैडम वर्तमान में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद जोधपुर के मौलिक संहिता विभाग में संस्कृत विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। मैडम पिछले 19 वर्षों से शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं। निरंतर शिक्षण कार्य से जुड़े रहते हुए मैडम ने 24 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। 4 पुस्तकें मैडम की प्रकाशित हो चुकी हैं, 5वीं पुस्तक अंडर प्रोसेस में है और मैडम ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में लगभग 60 अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सेमिनारों में हिस्सा ले चुके हैं। इसके अलावा भी मैम कई अन्य मानक संस्थाओं के माननीय सदस्य भी हैं। मैं निवेदन करूँगा मैडम से कि मैडम अभी धन्वंतरी वंदना के बाद आपका कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मैं धन्वंतरी वंदना प्रारंभ करूँगा, उसके बाद मैडम का व्याख्यान रहेगा। नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं सुरासुरवन्दितं पादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविध औषधीनां चव्योमवातावनिर्वारिवह्निं पंचम प्रपंचात्मकं देहभाजं संताप संपात जराजरान्तं नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं नवीन नीलं मुदकान्तिकान्तं शान्तं हरेर्द्वादशं आख्यमूर्तिं पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवम्। हाँ मैडम, प्रारंभ करेंगे। मैडम प्रारंभ करेंगे। अनम्यूट कर ले मैडम। धन्यवाद महेश जी। मैं विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो है विविध जो विद्यार्थी हैं उनसे मुझे मिलने का अवसर प्रदान किया। और अब मैं व्याकरण संस्कृत विषय में व्याकरण को लेकर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूंगी। तो व्याकरण क्या करवाता है? व्याकरण हमको भाषा का ज्ञान करवाता है। जब तक हम किसी भी भाषा का व्याकरण नहीं पढ़ते हैं तब तक उसके जो नियम होते हैं वो हमें समझ में नहीं आते। पावर पॉइंट हो रहा है। व्याकरण क्या करता है? व्याकरण आपको वर्ण या अक्षर का बोध करवाता है। वर्ण और अक्षर के बोध से क्या होता है कि शब्द बनते हैं और शब्दों का समूह जो होता है वो वाक्य बनता है और वाक्य बनने से भाषा का निर्माण होता है। तो ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है भाषा के बारे में आप सभी
जानते हैं कि वर्णों का जो समूह होता है वो शब्द कहलाता है, और शब्दों को यदि हम प्रॉपर मैनर में रखें तो वो वाक्य का निर्माण करते हैं, और वाक्य यदि एक अर्थ को बताने वाले हो, एक निश्चित अर्थ को बताने वाले हो, तो उससे भाषा का निर्माण होता है। इसलिए किसी भाषा को जानने के लिए हमें सबसे पहले उसका व्याकरण पढ़ना चाहिए। अब संस्कृत हमको क्यों पढ़नी चाहिए इसके बारे में, तो अगर हम आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं और चाहे कि बिना संस्कृत पढ़े हमको आयुर्वेद का ज्ञान हो जाए, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, हम सतही तौर पे अवश्य उसको जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक जो पूरा उसका उसकी पूरी पद्धति को समझ के, पूरे शास्त्र को समझ के जो हम चिकित्सा की जाती है, उसका महत्व अलग ही होता है, क्योंकि वो सैद्धांतिक रूप से चिकित्सा होती है। बिना सिद्धांतों की कोई भी प्रयोग जो है वो सफल नहीं हो सकता। तो जो आयुर्वेद की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो संस्कृत भाषा में निबद्ध है, और इसीलिए हमको संस्कृत व्याकरण पढ़ना पड़ता है। और व्याकरण में भी हमें बहुत लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना है, हमें थोड़ा सा ही पढ़ना है, और यदि हमको एक भार समझ के यदि हम पढ़ेंगे तो जो है हमें बोझिल लगेगा पढ़ना। इसलिए हम इसको खेल खेल में चाहे पढ़ सकते हैं, और बिल्कुल सामान्य सी चीजें हैं कि सबसे पहले हम वर्णों का बोध कर, वर्णों के माध्यम से हम शब्द को जानते हैं, और शब्द के माध्यम से हम वाक्य को जानते हैं। तो संस्कृत व्याकरण का बोध के लिए सबसे आवश्यक है कि हम उसकी वर्णमाला को जानें। तो संस्कृत की जो वर्णमाला है वो हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। सूत्र इसलिए कहते हैं कि वह संक्षेप करके आपको अर्थ का संप्रेषण करता है। व्याकरण में उपयोगी के समूह को संक्षिप्त करने की विधि पाणिनि द्वारा प्रस्तुत की गई, परंतु ने इस ध्वनि को किस प्रकार प्राप्त किया, जो एक वर्णों का जो प्रॉपर मैनर था उसको किस प्रकार से प्राप्त किया, तो इस बारे में जो है कथा प्राप्त होती है कि जो है उन्होंने विद्या के अधिष्ठाता देव शंकर की उपासना करी, और उनकी तपस्या यानी उनके विद्या के लिए किए गए घोर परिश्रम से प्रसन्न होकर शिव ने अपना 14 बार डमरू बजाया। उस 14 बार डमरू बजाने के कारण पूरी जिन लोगों को ऐसा लगा कि ध्वनि हो रही है, पाणिनि ने उन 14 सूत्रों के माध्यम से 14 जो पंक्तियां थी उनमें जो है एक एक वर्ण का अन्वेषण किया। क्योंकि उनको ये ज्ञान शिव यानी महेश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ था, इसलिए इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। हिंदी में जिनको हम वर्णमाला कहते हैं, संस्कृत में हम उनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं, और ये संक्षिप्त सी कथा मैंने आपको बताई। अब ये इनका वर्ण विन्यास देखिए माहेश्वर सूत्रों का, ये देखिए ये माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रों को यहाँ मैंने 2 भागों में बांट दिया है, एक इधर वाला और एक अयुण से शुरू होकर च तक का, और एक हय वरट से शुरू होकर हल तक का। ठीक है, तो उन्होंने ढक्का यानी डमरू बजाया, और पाणिनि ने कैसे उनमें से प्राप्त किया, तो ये देखिए अयुण रिलक एउंग अयौच हय वरट नण यम गण पय घड़ जब गड़ दश खप चट चट तव कपय अशर हल। तो एक एक जो डमरू का निनाद था, एक एक जो थाप पड़ती थी डमरू की, उस एक एक थाप से उन्होंने एक एक वर्ण को ढूंढा और उस वर्ण को बड़े वैज्ञानिक क्रम में सुव्यवस्थित किया। देखिए यहाँ पे प्रथम जो सूत्र है अयुण ऋक ए ओंग आई औ च, तो ये जो यहाँ तक के जो वर्ण हैं ये सारे स्वर कहलाते हैं। इनको स्वर कहते हैं क्योंकि इनको बोलते समय दूसरे किसी भी ध्वनि को हम नहीं सुनते हैं। जैसे मैं अगर अ का उच्चारण करती हूँ तो केवल अ ही सुनाई देगा, ई का उच्चारण करती हूँ तो केवल ई ही सुनाई देगा, ऊ का उच्चारण करती हूँ तो केवल ऊ ही सुनाई देगा, ऋ का उच्चारण करती हूँ तो केवल ऋ सुनाई देगा। तो ये जितने भी
अक्षर कहे गए हैं इनको ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, तो इसलिए इनको हम स्वर कहते हैं। अब बाद वाले आप अक्षरों की ओर आ जाइए। ह, जब मैं ह का उच्चारण करती हूँ तो साथ में मुझे अ भी बोलना पड़ता है। य का उच्चारण करने में भी देखिए जो है अ का उच्चारण हो रहा है। अब मैं सोचूं मैं ह को ह नहीं बोलूं तो क्या बोलूंगी, ही बोलूंगी तो ई सुनाई देगा। ह को ही, ह ही, हु बोलूंगी तो ऊ सुनाई देगा। हो बोलूंगी तो ओ सुनाई देगा। यानी बिना स्वरों के व्यंजनों का उच्चारण करना संभव नहीं। तो बिल्कुल उन्होंने पहले स्वरों को बताया है। हिंदी में भी हम इसी प्रकार देखते हैं, लेकिन हिंदी से यहाँ पर थोड़ा सा विपरीत है। हिंदी में वो वर्णमाला कहलाती है और यहाँ पे ये सूत्र कहलाते हैं। उन्होंने उस पाणिनि ने जो है उनको एक तरह से बाउंड कर दिया है। जैसे अ में ड़ लगा के उसको बाउंड कर दिया, क में क लगा के बाउंड कर दिया, एओंग में ng लगा के बाउंड कर दिया। तो ये बाउंड्रीज उन्होंने बना दी है और उस बाउंड्री को उन्होंने जितने भी 14 जगह हैं उन 14 जगह पे उन्होंने एक मार्क के द्वारा बताया है। तो ये जो मार्क है ये हलंत का वाचक है, हलंत को इंडिकेट करता है। जैसे ये विशुद्ध ण को इंडिकेट करता है, ये क को इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार उन्होंने स्वर और व्यंजन दोनों को अलग अलग प्रकार से बताया है। हिंदी भाषा में हमको ऋ वर्ण जो है वो मिलता तो है, पर वो व्यंजनों के मध्य मिलता है। ऋषि वाला ऋ जो है उसको हम, लेकिन आप ऋ का उच्चारण करके देखिए, आपको ऋ ही बोल पाओगे आप, इसके साथ में दूसरा स्वर सुनाई नहीं दे रहा है। इसलिए पाणिनि ने इसको स्वर के अंतर्गत रखा है। ऋ का उच्चारण करते हैं, ये बहुत रेयर साउंड है, पर ये है। और ऋ बोलते समय केवल ऋ ही सुनाई देता है, इसके साथ और किसी ध्वनि को हम नहीं सुनते हैं। तो इस नियम से भी इसको हम जो स्वरों की कैटेगरी में, जो वोवेल की कैटेगरी में हम इनको रखते हैं। तो देखिए पाणिनि ने बड़ा इस तरह से विन्यास किया है। अ इ उ तो जो है मुख की एकदम स्वाभाविक अवस्था, एकदम नेचुरल जो माउथ हमारा खुलता है, तो अ बोलना संभव होता है। तो सबसे पहले उन्होंने अ को रखा, देन उसके बाद ई जब बोलते हैं तो मुंह फैलता है, तो ई को जगह दी। उसके बाद ऊ के समय होठ वापस बंद होते हुए से दिखाई देते हैं। तो इसलिए इनको जो रखने का क्रम है वो बिल्कुल नेचुरल है, उसमें किसी भी प्रकार की बनावट नहीं है। अब तक इन सभी के अंदर जीभ का मूवमेंट नहीं हुआ था, लेकिन जब भी हम बोलते हैं, ऋ बोलते समय जीभ हमारी मुंह के ऊपर हिट करती है और ऋ बोलते समय जीभ ऊपर वाले दांतों के पीछे टच करती है। तो अब जीभ के मूवमेंट वाले जो है ये अक्षर स्वर जो है उन्होंने रखे। देन उसके बाद ए ओ आई औ, ये जो पीछे के 4 हैं स्वर, इनको बोलते समय जो है डबल साउंड इसमें होता है, डबल मात्राएं इसमें लगती है, डबल टाइम कंजक्शन होता है इनको बोलने के लिए। तो बाद में इनको बाद में रखा है। तो ऐसे करके उन्होंने हर चीज को सेट किया है। देन ह बोलते समय फिर वही माउथ पोजीशन में ज्यादा फर्क नहीं आता है, जीभ कहीं पे भी टच नहीं करती है। सबसे पहले उन्होंने ह को रख दिया। देन उसके बाद य व र ल, ये 4 तरह के साउंड ऐसे हैं जिनको बोलते समय जीभ स्लाइटली मूवमेंट करती है। तो उसके बाद इनको रखा। उसके बाद नेजल, सारे नेजल साउंड लिए हैं यमंगण नम इसमें, तो नेजल साउंड को उन्होंने ले लिया। देन झ भ घ ढ ध श, ये 2 सूत्रों के अंदर जो है महाप्राण वर्णों को उन्होंने लिया है। ज ब ग ड द श, यहाँ पर अल्प प्राण वर्णों को लिया है। देन ख फ छ ठ थ च ट थ व क प य, यहाँ तक इन्होंने जो वर्ण लिए हैं वो अल्प प्राण महाप्राण का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद ऐसे अक्षर लिए हैं श श स र, है ना, ये ऊष्म वर्ण है। ह को देखिए यहाँ पर उन्होंने 2 बार लिया है। तो इस तरह से ये माहेश्वर सूत्र आपको संस्कृत व्याकरण का यदि अध्ययन करना है तो ये हमें याद होने चाहिए, क्योंकि बिना इसको याद किए, अब पूछा कि भाई इनको हम क्यों याद करें,
इसलिए हम इनका ज्ञान करें। कोई ऐसा ऐसा कोई रीजन नहीं है कि जिससे हमको याद नहीं करना पड़े इसको। तो इसको याद करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये ही जब आपस में मिलेंगे तो इससे क्या विविध प्रकार के शब्द बनेंगे और इन्हीं के ही से आपके एक प्रत्याहार बनेंगे। अभी मैं आगे बताती हूँ प्रत्याहार क्या होते हैं। अब वर्ण जो हम देख रहे हैं इनके और कितने डिवीजन हमको मिलते हैं। तो इनके जो डिवीजन है वो दो तरह से तो हमको पता ही है, छोटी मात्रा वाले और बड़ी मात्रा वाले। जैसे अ आ इ ई ये हमने पढ़े हैं। तो जिन अक्षरों को बोलने के अंदर हमें मिनिमम टाइम का यदि उपयोग हम करते हैं तो वह छोटी मात्रा वाले हैं, क्योंकि मात्रा का अर्थ किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय। देखिए मात्रा जो होती है केवल स्वरों की होती है, व्यंजनों की मात्रा नहीं होती। हम नहीं कहते हैं कि छोटा क है ये बड़ा क है, ये छोटा त है ये बड़ा त है, हम ऐसा नहीं कहते। लेकिन हाँ, हम आपस में सामान्य बोलचाल में जरूर कहते हैं बड़ी ई, छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ। तो मात्राएं जो लगती है वो केवल स्वरों में ही लगती है। तो मात्रा का मतलब यह है कि किसी भी स्वर के उच्चारण में हम कितना समय लेते हैं, क्योंकि जो भी अक्षर बने हैं वो बने कैसे हैं। एक तो इनमें समय लगा है कि इतने समय में ये अक्षर मुंह के बाहर निकलेगा। और दूसरा हमारी बॉडी के अंदर जो ये गले से लेके उरह प्रदेश है, यहाँ तक जो विविध स्वर तंत्रियों का जाल है उसमें जब कंप्रेशन होता है, दबाव पड़ता है, और इसके अलावा जीभ जो है वो हमारे मुंह के विविध जो दांत को टच करेगी, कभी नीचे की तरफ जाएगी, कभी ऊपर की, कभी कभी लोअर पैलेट की तरफ जाएगी, कभी अपर पैलेट की तरफ जाएगी, कभी जो है लिप्स आपस में जैसे प फ ब भ म बोलेंगे तो आपस में टच होते हैं, ब बोलेंगे तो दांत और लिप्स हमारे टच होते हैं। तो ये इस तरह से साउंड जो है साउंड क्रिएट होते हैं। तो ये साउंड का जो क्रिएशन होता है इनमें ये सारे फैक्टर काम करते हैं, लेकिन वो मुंह से बाहर निकलते हैं तो वो उच्चारण का उनका समय कितना है, उस समय के बेस पे हम उनके सामान्य रूप से तो दो भेद करते हैं। कम मात्रा वाले छोटे कहलाते हैं स्वर, और बड़ी मात्रा वाले यानी जस्ट डबल। तो एक मात्रा से जस्ट डबल मात्रा वाले जो स्वर होते हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। स्वर देखिए 9 प्रकार के हैं, अ ई उ और ऋ ऋ ए ओ, है ना, सामान्य रूप से लिखे हिंदी वाले। लेकिन इसमें दीर्घ बड़ी मात्रा वाले केवल आ है, ई है, उ है और ऋ है। एक विशेष तरह का स्वर जो है वो संस्कृत भाषा में माना गया है और उसको बोलते हैं प्लुत। प्लुत जो स्वर होता है वो डबल मात्रा से अधिक समय जो लगता है, वो कितना लगता है उसका कोई भी लिमिट नहीं है। तो ऋस्व स्वर सबसे कम समय में जिस स्वर का उच्चारण होता है उसको ऋस्व कहते हैं। ऋस्व से लगभग दुगुना समय जिसमें लगता है उसको दीर्घ कहते हैं, और दीर्घ से अधिक समय जिस स्वरों के उच्चारण में लगता है उसको हम प्लुत कहते हैं। अब आप कहोगे कि प्लुत तो हमने कभी सुना ही नहीं, ये क्या नई चीज लेकर आ गए, इसको हम कैसे ये तो पता नहीं इसके अलग तरह की चीज आ गई। बिल्कुल हम इन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा कोई मित्र दूर खड़ा हो तो हम उसको आवाज देते हैं, अरे सुनना तो। अब वो तो के अंदर जो है अलग से जो टेर का हम प्रयोग करते हैं वो टेर ही यहाँ पर प्लुत स्वर कहलाती है। अब हम उसको ये नहीं कह सकते कि उसमें जो है 3 गुना ही समय लगता है, 4 गुना ही समय लगता है। वो डबल से थोड़ा सा अधिक भी हो सकता है, बहुत ज्यादा अधिक भी हो सकता है। क्योंकि इसका और मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण देती हूँ कि जब भी शास्त्रीय संगीत कहीं पे सुनने का मौका मिले तो आप देखिएगा कि वो एक सा को इतना आधा घंटे तक खींचते रहते हैं। तो सा में आ की मात्रा आ रही है तो वो आ उस दशा में क्या कहलाएगा, वो उस दशा में प्लुत कहलाएगा। तो देखिए हमने जो ये स्वर पढ़े हैं इन सभी स्वरों के ये भेद होते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, है ना। तो अ जो होता है वो 3 तरह का होता है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ई जो होता है 3
होता है ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ऊ जो होता है 3 तरह का होता है ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ऋ जो होता है 3 तरह का होता है ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। लेकिन ऋ जो भेद होता है केवल ह्रस्व और प्लुत ही होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो एच जो भेद होते हैं ए ओ आई औ, इनका ह्रस्व भेद नहीं होता है, क्योंकि ए की मैन्युफैक्चरिंग अ प्लस ई को मिलाने से होती है और ओ की मैन्युफैक्चरिंग अ प्लस ऊ को मिलाने से होती है। तो ये एक सामान्य सी जानकारी है, इनको अगर हम सोचे कि हम रट लेंगे तो हम रट नहीं पाएंगे। बड़ी विज्ञान की तरह परीक्षण करने वाली चीज है कि कैसे कैसे एक एक अक्षर को उन्होंने बड़ी सोच समझ के उसको रखा है और वो रख के हमको अक्षर उन्होंने करवाया है। तो वैसे मैंने संज्ञा प्रकरण के अंदर उदात अनुदात स्वरित संज्ञाएं भी होती है, तो उसमें समझाने लायक ऐसा कुछ ज्यादा था नहीं, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। लेकिन ह्रस्व दीर्घ प्लुत को हमको समझना बहुत जरूरी है कि ह्रस्व यानी सबसे कम मात्रा, सबसे कम समय में जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें ह्रस्व कहते हैं। अ ई उ ऋ ये ह्रस्व होते हैं। ए ओ आई औ ये जो स्वर होते हैं इनमें दुगना समय लगता है, इसलिए इनके ह्रस्व भेद नहीं। इसके अलावा एक विशेष प्रकार की संज्ञाएं भी हमको दिमाग में रखनी जरूरी है कि गुण संज्ञक भी अक्षर कहलाते हैं। अ ए ओ इनकी ह्रस्व दीर्घ प्लुत के अलावा गुण संज्ञा भी होती है और एक वृद्धि संज्ञक अक्षर भी होते हैं आ आई औ। तो ये भी बोध हमको होना जरूरी है। देखिए एक वर्णमाला को माहेश्वर सूत्र क्यों बोला, क्योंकि आप पढ़ते हो लेकिन अ के 3 भेद भी होते हैं, वो छुपे हुए हैं उसमें। वो सूत्र क्या करता है, कोड कर देता है। कोडिंग डिकोडिंग का काम जो है वो सूत्र करता है। अब आप तो केवल एक अक्षर पढ़ रहे हो, लेकिन साथ में आपको 3 अक्षर भी दिख रहे हैं। उसके अलावा अ को गुण भी कहते हैं, ये भी उसमें हिडन है। ए और ओ ये गुण कहलाते हैं, ये भी उसमें हिडन है, लेकिन ओपनली केवल आपको 9 लेटर्स दिखाई देते हैं। तो इस चीज को हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं और माहेश्वर सूत्रों में जो वर्ण हमको प्राप्त होते हैं उनके भेद ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। उसके बाद अ जो है वो गले पे जोर पड़ने से बोला जाता है, इसलिए अ को कंठ स्वर कहते हैं। ई बोलते समय हमारी जो टंग है वो लोअर पैलेट की तरफ आती है, इसलिए ई को हम तालव्य, लोअर पैलेट को संस्कृत में तालु बोलते हैं, इसको तालु से उच्चरित कहा जाता है। ऊ जब तक हमारे होठ गोल नहीं होंगे ऊ को हम बोल नहीं सकेंगे, इसलिए ऊ ओष्ठ्य वर्ण है। ए जब हम बोलते हैं स्लाइटली हमारे गले पर जोर पड़ता है और जीभ जो टंग है वो हमारी नीचे की तरफ आती है मुंह में, लोअर पैलेट की तरफ, तो लोअर पैलेटल साउंड है। ओ बोलते समय गले पे जोर पड़ता है और होठ गोल होते हैं, तो ये कंठ और ओष्ठ्य साउंड है, मिक्स साउंड है। ए ओ आई ओ ये मिक्स साउंड है और अ ई उ ऋ ये 5 जो साउंड है ये सिंगल साउंड, ठीक है। तो इस प्रकार से ऋ जब हम बोलते हैं तो हमारी टंग जो है अपर पैलेट को टच करती है, तो वो अपर पैलेटल साउंड है। और जो हम रे बोलते हैं तो रे बोलते समय हमारी जो जीभ की नोक है वो ऊपर वाले दांतों को टच करती है, तो वो डेंटल साउंड जो है कहलाता है। तो इस प्रकार सारे जितने भी स्वर हैं वो एक एक जीभ के टच करने के थ्रू हमारे मुंह के अंदर जितने भी जो अवयव होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, उनको जब जीभ टच करती है तो वो बनते हैं। और कैसे वो नेचुरली वो टच कर, जीभ ऊपर नीचे, पहले नीचे जाएगी फिर ऊपर जाएगी फिर तो उस तरह से ही इन अक्षरों को रखा गया। तो इसलिए संस्कृत के बारे में कहा जाता है कि बड़ी प्राकृतिक भाषा है। हमारे शरीर के श्वास प्रश्वास को के जो भी रूल है उसको ये प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। देन हम बात करते हैं अब व्यंजनों की बात करते हैं। तो व्यंजन जो है ये क ख ग घ जो भी हमारा सीक्वेंस है, ये हिंदी के अंदर इस तरह से सीक्वेंस रखा गया है, लेकिन संस्कृत में ह से सीक्वेंस, ह से शुरू किया है जितने भी व्यंजन है। ह से यू शुरू किया गया है
देखिए जब हम ह बोलते हैं तो हमारे गले पे ही जोर पड़ता है, तो सबसे पहले उन्होंने ह को रखा है। और उसके बाद में जब हम य ब र ल इन चार साउंड को जब हम बोलते हैं तो य, जैसे ही जीभ ने य बोला तुरंत पीछे हट गई। ब बोलते समय ऊपर वाले दांत लिप्स को टच करते हैं, ब बोल के वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। र, एक जीभ जो है वो ऊपर पैलेट को हिट करती है, देन र। और ल, जीभ जो है ऊपर दांतों को टच करती है और उसके बाद सेपरेट हो जाती है। तो ह, य, व, र, ट, लण, उनको दो सूत्रों के अंदर इस प्रकार से लिखा गया है। उसके बाद में जो है श, देखिए यहाँ पे आया नहीं है क्योंकि टाइप नहीं हो रहा था। तो श तीनों प्रकार के स, अब इनको देखिए हम बोलेंगे भी कैसे, हमारे दृष्टि से तो हम तीनों को एक ही तरह से बोल देते हैं, विषय बोल देते हैं, जबकि सही उच्चारण होता है विषय, दोष, ऋषि, है ना। इस तरह से हमको इसका उच्चारण करना चाहिए। शंकर, शुभंकर, है ना, विषय, खर दूषण, भूषण, इस तरह से इनका उच्चारण हमको करना चाहिए। तो ये जो है इनमें भी देखिए अलग अलग तरह से है कि जब टंग जो है लोअर पैलेट को टच करेगी तो श निकलेगा, टंग जब है दांतों को टच करेगी तो सड़क, सही, इस तरह की स जो है वो निकलेंगे। और हमारे एक बार अपर थोड़ा पैलेट डिस्टर्ब करूंगा तो श सुनाई देगा। ठीक है, मैडम, अब एक इसके मिनट। अलावा अ जो है, अ एक को मिनट मैडम, छोड़कर हाँ थोड़ा सा आवाज मैडम डिस्टर्ब सी हो रही है। आप ईयरफोन यूज कर रखा है मैडम? नहीं, ईयरफोन नहीं करती, ईयरफोन में गड़बड़ होता है, इसलिए मैं ऐसे ही इसी का कंप्यूटर का लैपटॉप ही इसी का लैपटॉप का यूज कर रही हूँ। अभी तक अच्छा, सही नहीं आ रही ईयरफोन थी क्या? में लैपटॉप वो एक मिनट को तेज कर देती हूँ, है ना। थोड़ा सा कभी तेज, थोड़ा सा। हाँ, अभी तेज कर साफ लो आ मैडम। रही है? हाँ, अभी ठीक अभी है मैडम। अभी ठीक आ रहा है, चलो ठीक है। हम्म, हाँ, ठीक है मैडम। ओके, कंटिन्यू। देखिए किस तरह से, देखिए हम जितने भी स्वर बोलते हैं ई उ ऋ ए वगैरह, जितने भी स्वर बोलते हैं उसमें हमारी माउथ पोजीशन, चाहे ह्रस्व मात्रा वाला बोलो चाहे दीर्घ मात्रा वाला बोलो, उसमें माउथ पोजीशन में चेंजेस नहीं आते। चेंजेस हमको एकदम क्लियरली कब दिखाई देता है, जब हम अ और आ को बोलते हैं। अ को बोलते समय मुंह स्लाइटली खुलता है और आ को बोलते समय पूरा खुलता है। तो मुंह का पूरा खुलना ये विवृत कहलाता है। और जितने भी जो स्वर होते हैं वो विवृत प्रयत्न वाले होते हैं, और समृद्ध प्रयत्न वाला केवल और केवल ओनली वन अ होता है। तो ये जो है बड़े छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये कई बार परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। इनमें से छोटे छोटे प्रश्न बहुत बनते हैं कि जैसे कंठ्य स्वर लिखिए, कोई कंठ्य व्यंजन लिखिए, समृद्ध प्रयत्न वाला स्वर, समृद्ध प्रयत्न वाली ध्वनि लिखिए, ईषद विवृत किसको कहते हैं, ईषद स्पृष्ट किसको कहते हैं, स्पृष्ट किसको कहते हैं। वैसे बड़े छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे हम ज्यादा विस्तृत में तो नहीं, पर मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता पाऊंगी क्योंकि हमारे पास में विषय वस्तु बहुत ज्यादा है, बताने के लिए बहुत सारी सामग्री है और उसको हमें 1 घंटे में समेटना है और आधा घंटा हमारा हो गया है। तो ये पूरा प्रपंच का ये ही निकला है, इतना हमने पढ़ा है उसका सार यही निकला है कि हमें जो है माहेश्वर सूत्र याद करने हैं, और याद हमको किस प्रकार से करना है, उसको प्रॉपर मैनर, उसको किस तरह से उनका सीक्वेंस है, ये सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली है कि हमें ये किस प्रकार से पहले स्वर आए हैं उसके बाद व्यंजन आए हैं, तो व्यंजनों में भी कौन कौन सा साउंड किस किस प्रकार से निकलता है वो हमको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, और ये हमको याद करना ही है। उसके बाद में ये जो व्यंजन होते हैं, ये देखिए इनके स्थानकृत भेद तो होते हैं। कोई कंठ से बोला जाता है, तालु से बोला, मूर्धा, मूर्धा यानी अपर पैलेट, और तालु यानी लोअर पैलेट। बाकी दंत का मतलब आपको पता ही है, टीथ और होठ। तो लेबियल साउंड है, टोटल है, अपर पैलेटल, लोअर पैलेटल, ऐसे करके ये सारे अक्षर बांटे गए हैं।
अब देखिए ये डिफरेंस, इनमें इतना डिफरेंस क्यों आता है, क से ख डिफरेंस क्यों है, फिर उसके बाद ग फिर डिफरेंट आ जाता है, घ फिर डिफरेंट, हम बोलते तो हैं पर हम उनको ध्यान नहीं देते हैं कि ये किस प्रकार से डिफरेंट है। तो इनके जो है जब इनको उच्चारण किया जाता है तो हमारे गले के अंदर कंप्रेसिंग होती है। वो कंप्रेसिंग जो है अलग अलग प्रकार से होती है, विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष। तो उनको याद करने के लिए ये चार्ट दिया हुआ है। इसके अलावा अल्प प्राण और महाप्राण, यानी जिनको बोलने में हवा जो प्राण वायु होती है उसका मिनिमम कंजप्शन होता है तो उसको हम अल्प प्राण कहते हैं, और ज्यादा कंजप्शन होता है तो उसको हम महाप्राण कहते हैं। तो ये आप बिल्कुल क और ख में देख सकते हैं, क के क जो है अल्प प्राण साउंड है और ख जो है वो महाप्राण है। इसी प्रकार ग जो है अल्प प्राण है, घ जो है वो महाप्राण है। अब हम पाणिनि माइनर सूत्रों का सीक्वेंस देखेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस अल्प प्राण और प्राण के हिसाब से ही यहाँ पर इन्होंने इनका विन्यास किया है, इनका सीक्वेंस जो डिसाइड किया है उसी प्रकार से है। देखिए सबसे पहले नेजल साउंड इन्होंने लिए हैं, सबसे पहले उन्होंने ह को लिया है और ह उष्म वर्ण है, य व र ल ये अंतस्थ साउंड है। इनको लेने के बाद में ये इन्होंने जो साउंड लिए हैं यम अंग न, ये सारे नेजल साउंड है, बिना नाक की सहायता से हम इनको बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो एक सूत्र में उनको बांध दिया, उसके बाद में दो सूत्र देखिए, झ भ य घ ढ ध ष, झ भ भ ढ ध, ये जितने भी वर्ण हैं ये महाप्राण ध्वनि है। इनको बोलने में प्राण वायु का कंजक्शन ज्यादा होता है। फिर उसके बाद वो आ गए अल्प प्राण के ज ब ग ड दश, एक तो झ भ घ ढ भारी आवाज हो जाती है, ज ब ग ड दश, ये देखिए एकदम कोमल ध्वनि आ गई। वो कठोर के लिए फिर मिक्सिंग कर दी दो सूत्रों में, कोमल और कठोर, ख फ छ ठ थ चट त व क प य। देखिए बोलने में ही डिफरेंस हमको लग रहा है। तो नेजल महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, और फिर उसके बाद में ऊष्म उन्होंने ध्वनियां ले ली है। एकमात्र ध्वनि ऐसी है जिसको उन्होंने 2 बार लिया है, ह को। ये भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा व्यंजन है जो माइनर सूत्रों में 2 बार प्रयुक्त है, तो 2 बार प्रयुक्त होने वाला है, एक ही है ह। तो ये सब चीजों को ध्यान में किया गया है, ये इनकी अंदर की गुण बात है। अब ये कि हम इनको पढ़े क्यों, अगर हम इनको नहीं पढ़े तो हमारा काम चल जाएगा। एक जिज्ञासा होती है कि वर्णमाला जानना, हम तो सीधे ही शब्द को जान लेंगे, है ना, हम तो सीधा राम को जान लेंगे और राम जाता है, राम पढ़ लेंगे। इतना प्रपंच हम क्यों पढ़े कि कौन सा से निकलता है, कौन सा कहाँ से नहीं निकलता, हमको क्या करना। नहीं, इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि माहेश्वर सूत्रों को जाने बिना, एक तो सीधा सीधा है कि हमको अक्षरों का ज्ञान तो हो ही रहा है, ये कितने कितने तरह के अक्षर होते हैं और वो कैसे बनते हैं। तो जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, 2-3 दिन तक मैं सोचती रही कि जो मैं धड़ाधड़ में बोले जाती हूँ तो क्या वो इतनी मेहनत से बोले जाते हैं। फिर मुझे समझ में आया कि क्यों मुझे स्पष्ट बोलने के अंदर अपने जन्म से 3 से 3.5 वर्ष का समय, 4 वर्ष तक का समय मुझे लगा था किसी भी शब्द को सही उच्चारण करने में। क्योंकि जो है साल भर तक का जो बालक होता है, शिशु आरंभ कर देता है, लेकिन बोलना वो सीखता है 3 से 4 वर्ष की अवस्था में। उससे पहले वो दो देखिए माहेश्वर ये प्रत्याहार में भी हमने 2 अक्षरों को लिया है, और बच्चा भी जो बोलता है तो शुरू में 2 अक्षरों, काका, मामा, चाचा, ऐसे 2 अक्षरों को लेकर बोलता है। तो पाणिनि ये कहते हैं कि भाई हाँ, मैंने आपको माहेश्वर सूत्र बताए हैं। माहेश्वर सूत्र एक तो अक्षर ज्ञान के लिए है और दूसरा इनका जो मोस्ट अच्छा जो अपर वाला इसलिए है कि इससे प्रत्याहार बनते हैं। लो, एक तो माहेश्वर सूत्र, ऊपर से प्रत्याहार, फिर ये क्या हो गया भाई, प्रत्याहार क्या है। ये प्रत्याहार का मतलब सूत्र से थोड़ा सा अलग है। सूत्र बड़े बड़े अर्थों को समेटता है और प्रत्याहार क्या करता है, केवल समेटता है
है ना, अपर लिमिट में, है ना, एक तो प्री लिमिट में और अपर लिमिट में उसको समेट काम करता है। तो प्रत्याहार, प्रत्याहार क्यों जरूरी है भाई? प्रत्याहार नहीं जानोगे तो संधि कैसे पढ़ोगे? क्योंकि हम संधि के जो भी सूत्र पढ़ते हैं सभी में प्रत्याहार है। अकह ये आया प्रत्याहार, इको यण ची ये आए 3 प्रत्याहार, इक यण अच, एजो अयवायावह ये लो जी आए एज प्रत्याहार आया, है ना। उसके बाद झलाम जशो अंते झल प्रत्याहार आया, जश प्रत्याहार आया। तो जब तक हम माहेश्वर सूत्रों को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको प्रत्याहार का ज्ञान नहीं होगा, और जब तक प्रत्याहार का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम संधि कैसे करेंगे? संधि का ज्ञान करने, और संधि नहीं करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा जी? संधि नहीं करते हैं, चलो संधि को भी छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं संधि। तो संधि नहीं करोगे तो शब्द कैसे बनेंगे? संधि करने की तो संधि तो उसका प्रोसेस है कि जब आपने, अब हर जगह विद्या, विद्या का आलय, विद्या में कहाँ जा रहे हो भाई? मैं जा रहा हूँ विद्या के आलय में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो भाई? मैं चिकित्सा के आलय में जा रहा हूँ। ये देखो रमा का ईश जो है दौड़ रहा है, ये देखो सुर का ईश जो है वो दौड़ रहा है, ये देखो नरा लोगों के इंद्र जो है लोकेंद्र। हर जगह आपको संधि करनी पड़ेगी, बिना किए आप शब्दों का निर्माण नहीं कर सकते। तो हम जो है विषय के मर्म को कैसे समझें? विषय के मर्म को समझने के लिए शब्द बोध अत्यंत आवश्यक है, और शब्द बोध जो है संधि को करने से बहुत सरल हो जाता है। एनाटॉमी पढ़ते हैं, एनाटॉमी में पूरा एक शव होता है, शवच्छेद करते हैं ना हम। शवच्छेद इसीलिए तो करते हैं ताकि हम एक एक हिस्से को अच्छी तरह से देख सकें। तो संधि करने के लिए प्रत्याहार चाहिए, प्रत्याहार का ज्ञान चाहिए, और प्रत्याहार बिना माहेश्वर सूत्रों को याद करे नहीं। तो प्रत्याहार बनता कैसे है? प्रत्याहार के अंदर 2 अक्षर होते हैं। पहला अक्षर कोई भी हो सकता है ना, स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक। लेकिन दूसरा अक्षर कैसा होना चाहिए? इत होना चाहिए। इत क्या है? इत नाम है। देखिए हम सभी के नाम होते हैं, बिना नाम के हमारी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है ना। बिना नाम के हमारा काम भी नहीं चल सकता। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, बच्चे थोड़े थोड़े जो कह रहे हैं क्लियर नहीं है। थोड़े थोड़े कह रहे हैं? कुछ बच्चों की शिकायत आ रही है, बीच में थोड़ी क्लियर हुई, थोड़ा धीरे धीरे चलना, आराम से चलना, आवाज क्लियर हो मैम प्लीज, रिक्वेस्ट। थोड़े बच्चे शिकायत कर रहे हैं जी, बच्चे कह रहे हैं आवाज क्लियर नहीं है मैम की। मेरी आवाज क्लियर नहीं है तो क्या किया जाए? नहीं, आपकी तो आवाज क्लियर है, थोड़ी ये प्रॉब्लम नेटवर्क की इशू लगता है। अच्छा, आपकी आवाज ठीक है, नेटवर्क इशू लगता है जी। हाँ नेटवर्क इशू है ये, है ना। आपको आ रही है मेरी आवाज क्लियर? मोनिका मैडम, हाँ मैडम आप या तो लीड लगाएंगे ज्यादा अच्छी आवाज आएगी लीड से। क्या कह रहे हो? लीड आप लगा लेंगे तो आवाज अच्छी आएगी। अच्छा, लैपटॉप के साथ में लीड लगा लेंगे तो आवाज अच्छी आएगी थोड़ी। लैपटॉप में लीड लगा लेंगे तो चलो लगाती हूँ एक बार। अभी आपको साफ आ रही है मेरी आवाज महेश जी? जी अब आ रही है मैम, बिल्कुल आ रही है। हाँ अच्छा ठीक है। देखिए मैंने यहाँ कुछ प्रत्याहारों के उदाहरण दे रखे हैं। इनमें देखिए आपको 2 ही अक्षर देखने को मिल रहे हैं, अल, अच, अक, अण, इक, इच, ये सारे हैं। अब ये इस तरह के शब्द हैं, इस तरह के जो वर्डिंग्स हैं जो किसी का नाम नहीं हो सकती, और इनकी एक खासियत ये है कि इसमें अंतिम अक्षर ठीक वैसा ही है जैसा हमने माहेश्वर सूत्रों के एंड में पढ़ा था। तो जो माहेश्वर सूत्रों के एंड में हलंत वाले जो 14 अक्षर हैं, जैसे अयुण में न, ऋलिक में ल, ऋलिक में क, एओंग में ng, अयौच में च,
ये जो साउंड है इनको हम इत कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्याहार कैसे बनते हैं? शुरू का अक्षर जो बिगनिंग लेटर जो होता है वो लास्ट वाले अक्षर से मिलता है, और वो लास्ट वाला अक्षर कैसा होना चाहिए, वो उसके लिए कंपल्सरी है कि वह इत संज्ञक हो। तो हम इत संज्ञक अक्षर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? माहेश्वर सूत्रों के अंत में पढ़े गए अक्षर। और जिन अक्षरों को बोलते समय हम काउंटिंग नहीं करते हैं वे अक्षर इत कहलाते हैं। जैसे कहा जाए कि भाई जो है स्वर बोलिए संस्कृत के स्वर, तो मैं कहूंगी अ इ उ ऋ ऋ ए ओ आई आउ। तो ये पीछे ण ङ च इनका क्या हुआ? ये चूंकि इत थे, लास्ट में थे इसलिए इत थे, और इत थे इसलिए इनको हम नेक्स्ट राउंड में इनको बोलते नहीं, है ना। और इन इत के कारण ही संस्कृत व्याकरण की सूत्रात्मक शैली जो है वो डेवलप हुई, है ना। सूत्रों में कहने की जो बात थी वो इन्हीं इत संज्ञक अक्षरों के कारण ही। तो इत संज्ञा करने वाले टोटल 6 सूत्र हैं हमारे पास में, तो उनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। ऐसे सूत्र जो चाहे किसी भी कैटेगरी का शब्द हो, हर जगह पे इत संज्ञा करते हैं, उनको हम कहते हैं पूरे व्याकरण में इत संज्ञा करने वाले सूत्र। और वो 2 सूत्र हैं उपदेशे, अजनुनासिक और हलन्ति। तो संस्कृत व्याकरण में जहां जहां पे हमको पहले अक्षर दिखाई देता है और बाद में नहीं दिखाई देता है, तो वहां पे हमको ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि इनकी इत संज्ञा हो गई और इत संज्ञा होकर उनका लोप हो गया। तो पहला सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत। तो संस्कृत व्याकरण की हम जितनी भी कैटेगरी के शब्द पढ़ते हैं, चाहे वर्णमाला हमने माहेश्वर सूत्र के रूप में पढ़ी हो, चाहे प्रत्यय पढ़े हो, चाहे हमने जो है धातु पढ़ी हो, तो जहां कहीं भी हमको चंद्र बिंदु वाला स्वर नजर आएगा उसकी हम संज्ञा कर देंगे उद्देश्य से, और लास्ट में आने वाले व्यंजन की संज्ञा होगी हलन्त्यम से। जैसे माहेश्वर सूत्रों के अंतिम अक्षर हलन्त्य से संज्ञक होता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि अ इ उ में इत संज्ञक वर्ण कौन सा है? है, क्योंकि वो लास्ट में आया है। जो भी पाणिनि ने, कात्यायन ने, और अभी हम पाणिनि को ही लेते हैं, जो भी हमको पाणिनि ने चीजें बताई है कि देखो संस्कृत व्याकरण को पढ़ने के लिए ये चीजें हमको पढ़नी है, वहां लास्ट में यदि कोई पहले अक्षर दिखाई देता है और बाद में नहीं देता है, इसका मतलब होता है कि उसकी इत संज्ञा हो गई। तो हलन्त उद्देश्य जुनून ये 2 सभी जगह पे इत संज्ञा करते हैं। उसके बाद केवल प्रत्यय के प्रथम अक्षर की इत संज्ञा। प्रत्यय, अब प्रत्यय क्या होता है? पहले सब चीजों को समझ लेते हैं। शब्द विभाजन, है ना, कि समय छूट जाएगा। इस संज्ञा का अपना एक बहुत लंबा चौड़ा विषय है। पहले हम देखते हैं कि जब हम पाणिनि व्याकरण पढ़ते हैं तो हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। तो पहले तो माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं, और माहेश्वर सूत्रों का बड़ा लंबा चौड़ा है कि भाई इसमें छोटी बड़ी मात्राएं वाले भी होते हैं। और उसके बाद बोला जाता है। अब हम संस्कृत व्याकरण में पढ़ते हैं धातु। तो धातु का मतलब होता है क्रियावाचक, को बताने वाले शब्दों के समूह होते हैं। समूह यानी बहुत सारे अक्षरों को जब हम मिला देते हैं तो वो वर्ण समूह कहलाते हैं। तो जैसे पठ है, पठ का मतलब पढ़ना, पच का मतलब भोजन बनाना, चल का मतलब चलना, हस का मतलब हंसना, लिख का मतलब लिखना, भू का मतलब होना, जी का मतलब जीतना, कु का मतलब पवित्र करना, युज का मतलब समाधि, गम का मतलब जाना, स्था का मतलब बैठना, दा का मतलब देना, का मतलब पीना, ऋ का मतलब लेना। तो ये तरह के वर्ण समूह होते हैं, इनको हम धातु कहते हैं। हमें कैसे पता है कि इनको धातु ही कहते हैं? उसके लिए हमारे पास में सूत्र है भुवादयो धातु। ठीक है, हम धातु पाठ को किसी भी तरह से पहचान सकते हैं।
इस तरह का जो वर्ण समूह उसको हम धातु कहते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय सामान्य रूप से हम देखेंगे तो बड़े अटपटे शब्द होंगे। जैसे पठ में तो फिर भी हमको पता चला कि इसका पढ़ना होगा, जो वस का मतलब होता है निवास करना, ये चीजें हमको पता चलती है। लेकिन प्रत्यय तो बड़े अटपटे शब्द समूह, बड़े अटपटे वर्णों के समूह होते हैं। जैसे सु, औ, क्षत्रि, त्यप, ताप, मतुक, तवतु, ये इस तरह के अजीबोगरीब जो वर्णों को हमने मिक्सिंग करके जो इस तरह की संरचना की है, इनको हम प्रत्यय बोलते हैं। तो सामान्य रूप से तो आपको लगेगा कि इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये सारे प्रत्यय जो है कर्ता अर्थ को बताते हैं, है ना, कर्म अर्थ को बताते हैं, करण अर्थ को बताते हैं, अधिकरण अर्थ को बताते हैं, अपादान को बताते हैं, अलग अलग अर्थों को लेके ये इस तरह के वर्ण समूह होते हैं। और प्रत्यय का बेसिकली अर्थ होता है प्रत्ययः परश्च, जो किसी के पीछे लगते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय किसके पीछे लगते हैं? प्रत्यय धातु के पीछे लगते हैं, है ना। जैसे हमने पठ, पठ लिखा, अब पठ के पीछे टिप बनाएंगे तो बन गया हमारा शब्द पठती। अब प को हमने नहीं लिया क्योंकि वो लास्ट में था। लास्ट में आने वाला हर जो कॉन्सोनेंट होता है वो इत हो जाता है, दैट इज इट। प जो है यहाँ पे इत है, उसका प नाम तो है ही, हम उसको ऐसे प आइडेंटिफाई तो करते ही, उसके अलावा हम उसको एक नया नाम, उसको एक नया नाम कर देंगे कि ये इत भी है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो पीछे लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। तो एक प्रश्न है कि क्या केवल धातु के पीछे ही प्रत्यय लगते हैं और किसी के पीछे नहीं लगते हैं? तो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, और भी पीछे लगते हैं प्रत्यय। किसके पीछे लगते हैं? प्रातिपदिक के पीछे। प्रातिपदिक का मतलब क्या है कि ऐसे वर्णों का समूह जो न तो धातु जैसा हो न प्रत्यय जैसा हो। तो अब जैसे आप पहचान आराम से कर सकते हो कि धातु किसको कहते हैं और प्रत्यय किसको कहते हैं। तो इससे जो अलग तरह के शब्द है, जैसे राम है, राजस्थान है, बान, उपवन, श्याम, अच्छा, बुरा, इस तरह के जो भी शब्द हैं ये प्रातिपदिक कहलाते हैं। क्योंकि अभी प्रातिपदिक क्यों है? क्योंकि न ये पठ, चल, पच इत्यादि के जैसे हैं, न ही ये सु, औ, क्षत्रि, क्यप, अनिर, टाप जैसे जैसे वाले हैं। तो ये कैसे है कि इनसे मिलती जुलती जो चीजें हैं वो दुनिया में होती है कि राम इधर आना तो एक बच्चा दौड़ के आ जाएगा। मैं राजस्थान में रहता हूँ तो मेरे सामने एक जो है नक्शा जो है उभर के आ जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये प्रातिपदिक से टेक्निकल, ये जितनी भी संस्कृत में चीजें चल रही है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि इनके जो है टेक्निकल नाम है कि प्रातिपदिक है, तो प्रातिपदिक को आपको प्रातिपदिक ही कहना पड़ेगा। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर जगह के हर चीज जो भी है, बीमारियों के कितने अजीबोगरीब नाम होते हैं। चिकनगुनिया, कोई लेना ना कोई देना, ना चिकन से लेना ना गुनिया से लेना, लेकिन चिकनगुनिया को मिक्स करके हमने तो जब हम इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम की बड़ी बड़ी जो है दवाइयों के नाम याद कर लेते तो वैसे ये भी जो है नाम ही तो है। तो प्रातिपदिक यानी कोई भी सजीव वस्तु का जो नाम होता है उसको हम प्रातिपदिक कहते हैं। तो कैसे हमको पता कि ये प्रातिपदिक कहलाते हैं? तो उसके लिए हमारे पास पाणिनि का वचन है अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिक, यानी धातु और प्रत्यय को छोड़कर जो अलग कैटेगरी के शब्द आपको दिखाई देते हैं उसको हम प्रातिपदिक कहते हैं। और आपको पता चल जाए कि इसमें ये कैटेगरी का प्रत्यय लगा है, इसमें ये लगा है, इसमें समास हुआ है। जैसे आयुर्वेद, आयुर्वेद प्रातिपदिक है, ठीक है, क्योंकि ये समास आयु का वेद, तो ये समास वाला पद है। तो ये जब हम इसको एज ए शब्द के रूप में देखते हैं तो ये प्रातिपदिक होगा, क्योंकि ये अलग तरह, ये इनमें से जो भी शब्द बताए गए हैं धातु जैसा नहीं है, ये प्रत्यय जैसा नहीं है, लेकिन आयुर्वेद जो है धातु और प्रत्यय से अलग है, इसलिए ये प्रातिपदिक है। जो भी मीनिंगफुल शब्द होता है, जो धातु और प्रत्यय नहीं होता है, उसको हम प्रातिपदिक कहते हैं। तो इस शब्द की कैटेगरी देखिए, धातु को बताने वाले शब्द होते हैं, प्रत्यय को बताने वाले शब्द होते हैं, नाम को बताने वाले शब्द होते हैं। ये प्रत्यय कैसे कैसे होते हैं, आप ज्यादा काम आने वाले प्रत्यय हैं उसको मैंने यहाँ स्लाइड में लिख दिए हैं, क्योंकि प्रत्यय कई तरह के होते हैं तो सारे तो लिखना जो है संभव नहीं है। जो बहुत ज्यादा काम आने वाले प्रत्यय हैं वो मैंने आपको लिख दिए, क्योंकि ये प्रत्यय जब प्रातिपदिक के में जुड़ते हैं, जब धातु में जुड़ते हैं
तो आपका संस्कृत का एक जो है शब्द तैयार होता है ना। तो वो जो है नाम के प्रातिपदिक के पीछे जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं वो है सु, औचस, अम, औशस, ताभ्याम्बिस, ये भ्याम्ब्यस, गति भ्याम्ब्यस, न सोसाम, नी हो सु। ये आपको याद करने हैं कंपल्सरी। ठीक है, आप इनको कैसे याद करते हो? चाहो तो आप इसको अपने जो मोबाइल का जो कवर पिक होता है उसमें आप लगा सकते हो, आपका जो डीपी होता है उसमें लगा सकते हो, आपके स्टेटस में लगा सकते हो, आपके शीशे के सामने जो इसको चिपका सकते हो। लेकिन ये प्रत्यय आपको याद होने बहुत जरूरी है। इसमें जो भी अंतिम अक्षर है उनकी हम जो है उसको हम गायब कर देंगे या उसकी जगह पे विसर्ग बना देंगे। तो ये जो है ये लगते हैं नाम के पीछे, सु, जस वगैरह। जब ये नाम के पीछे लगते हैं तो हमारे वाक्य जो है वो कंप्लीट होता है। अलग कैटेगरी के प्रत्यय तिप, तस, जी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस, ये परस्मै पद के प्रत्यय हैं। त, आताम, झ, था, साथाम, द्वम, इट, वही, मई। इन शब्दों को हमने बहुत रटा है बचपन में। ठीक है, और ये धातु रूप बनते हैं और इनसे जो है ये शब्द रूप बनते हैं। तो धातु रूप में भी जो भी अंतिम में आपको अक्षर नजर आ रहा है, यदि वो स को छोड़ के दूसरा अक्षर है तो स की जगह पे विसर्ग हो जाता है। तो जब भी हम शब्द रूप याद करें, याद इन प्रत्ययों को याद बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ पे इन प्रत्ययों में जहां जहां पे हमको श नजर आ रहा है प्रायः वहां वहां पर हमको विसर्ग का एक अलग तरह का साउंड है, एक अपनी यूनिक ध्वनि है संस्कृत की, वो हमको प्राप्त होती है। तो जब किसी प्रातिपदिक के पीछे इन सुप प्रत्ययों में से कोई जुड़ता है और जब किसी धातु के पीछे तिंग प्रत्यय जुड़ता है तो वो जो है पद कहलाते हैं और पदों का समूह ही वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं। चाहे तो आप देखिए कैसे जब ये प्रत्यय जुड़ते हैं तो लता के पीछे सु जुड़ा बन गया लता, लता के पीछे औ जुड़ा बन गया लते। और कई बार ऐसा होता है कि हमको प्रत्यय का साउंड इसमें आता है। तो जैसे लता, लता के बाद में देखिए तीसरे नंबर का प्रत्यय था जस, देखिए स था तो विसर्ग आ गया, पीछे फिर स आया लास्ट में तो विसर्ग आ गया। जहां जहां पे भी हमको सु औ जस में स देखने को मिलता है वहां वहां पर लता शब्द में विसर्ग का यहाँ पे हम प्रयोग देखते हैं। इधर भी जो धातु रूप है जहां जहां पे हमको स देखने को मिलता है वहां वहां पर हमको विसर्ग स को रिप्लेस करके हम विसर्ग कर देते हैं। इसलिए यदि आपको शब्द रूप और धातु रूप हमारे पाठ्यक्रम के दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, है ना, तो वो शब्द रूप और धातु रूप आपको पढ़ने हैं और याद करने हैं। तो आपको ये प्रत्यय याद करने बहुत जरूरी है। माहेश्वर सूत्र आपको याद करने हैं। याद करने वाली चीज बता देती हूँ, माहेश्वर सूत्र याद करने हैं और ये सुख प्रत्यय आपको याद करने हैं और सिंह प्रत्यय आपको याद करने हैं। बाकी आपको ये याद होने के बाद में सिर्फ समझना है। इससे बड़ा भाषा विज्ञान, इससे बड़ा ध्वनि विज्ञान कहीं पे भी नहीं है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम जो है अब तक केवल जो है रसायन को, भौतिक को, इसी को ही विज्ञान समझते थे, लेकिन एक भाषा का भी अपना विज्ञान होता है जो पाणिनि ने हमको बताया है। तो ये हमको याद करना बहुत जरूरी है। इससे शब्द रूप और ये याद होंगे और आपस में जुड़ते हैं। देखिए लता पचती, लता भोजन पकाती है ना, लता पचते, लता भोजन पकाती है। देखिए तीन तीन इधर है, ये तीन इधर कनेक्ट होंगे तो हमारा वाक्य बनेगा। ठीक है, उनको भी एक कौन सा शब्द किस धातु के साथ में कनेक्ट होगा उसकी अपनी अलग नियमावली है, उसके अपने अलग नियम है, तो वो अत्यंत विस्तृत हो जाएगा। अभी मैं आपको ऊपरी तौर पे ये बता रही हूँ। उसके बाद में धातु के बाद में एक और बता देती हूँ, कृत प्रत्यय जुड़ता है। तो कृत प्रत्यय ऐसे प्रत्यय होते हैं जो सिंग नहीं होते हैं। तो अब ये सूत्र अगर समझना है तो भी सिंग प्रत्यय आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कृत प्रत्यय से बहुत जुड़े हुए शब्द हम जो हमारी हिंदी भाषा में बोलते हैं, हम जो है मोर देन 98% शब्द जो है संस्कृत के एज इट इज हम काम में लेते हैं। जैसे ये सम्माननीय, कर्तव्य है, वेद शब्द है, ये कृदंत का है। इसके अलावा आपका जो है ये मोह शब्द है, त्याग शब्द है, रोग है,
पीड़ा है, औषधि है, जितने भी शब्द हैं ये कृदंत के हैं। जब हम इन प्रत्ययों का ज्ञान कर लेते हैं तो हमें उस शब्द की पूरी क्रिया प्रणाली ज्ञात हो जाती है। इसका अर्थ है कि ज्ञान का साधन, और आयु का मतलब है जीवन, तो जीवन को जानने का साधन को उसको आयुर्वेद कहते हैं। तो एक संक्षेप में हमको, जैसे औषधि, तो ओशम, ओश को ओश बोलते हैं, दाह को ओशम दयति इति औषधि। दवाई क्या करती है? हमारी पीड़ा को हरती है, इसलिए उसको औषधि कहते हैं। मन क्यों कहते हैं? मननाथ, वो दिन रात सोचता रहता है। तो ये प्रत्ययों का ज्ञान होने के बाद में हम शब्दों को बहुत इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद जब आपने एक शब्द बना दिया, अब उसमें कोई विशेषता बतानी हो तो हम तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। तद्धित प्रत्यय फिर आपके नाम के पीछे लगते हैं। जैसे आयुर्वेद से आयुर्वेदिक बना, जो सीधे धातु से बनते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं, और सीधे धातु से जो नाम बनते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं, और जो सुबंत से प्रत्यय लग के जुड़, नाम से जो प्रत्यय लगता है उसको हम तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। जैसे राजनीति से राजनीति, ठीक है ना, बुद्धि से बुद्धिमान, एक से एकता, जड़ से जड़त्व, सुंदर से सौंदर्य, है ना, इस तरह के जो शब्द बनते हैं। वशिष्ठ से वाशिष्ठ, है ना, तो ये अदिति से आदित्य बना आपका, ठीक है। और जो है दशरथ से दाशरथी बना, पर्वत से पार्वती बना। ये जो शब्द हैं जो नाम से जिनमें प्रत्यय जुड़ते हैं उनको हम तद्धित कहते हैं। तो ये भी हमारे कोर्स के अंदर है। 10 एक तो हमारे पास में कृत संज्ञक प्रत्यय है और 10 एक तद्धित प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय भी है। तो फिर बाद में उपसर्ग, उपसर्ग यानी धातु और नाम से पहले एक 22 तरह की कुछ वर्ण समूह लगते हैं, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। उनकी संख्या केवल 22 ही है। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, नित, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उपहार, अपहार, प्रहार। ये जो है ना, ये जितने भी तरह के शब्द हैं ये उनके पहले जो लगते हैं अभिनिवेश, इस तरह के, या अभिहरति, अपिचरति, इस तरह के जो शब्द धातु से भी पहले जुड़ते हैं और नाम से भी पहले जो जुड़ते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं, प्रीफिक्स, ठीक है। और कैसे पता कि उपसर्ग है? उपसर्गाः क्रिया योग्य। सूत्र आपको एविडेंस देता है, पाणिनि का वचन हमको एविडेंस देता है कि हम जो कह रहे हैं उस बात में ये प्रमाण है। प्रादयः उपसर्गाः क्रिया योग्य। उसके बाद कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं होते हैं, वो एज इट इज रहते हैं, उनको हम अव्यय कहते हैं, है ना। जैसे आपके इंग्लिश में भी जो है ये टू और अंडर, अपॉन, इस तरह के जो शब्द है वैसे संस्कृत में भी मिलते हैं, उनको हम अव्यय कहते हैं। जैसे स्वर, नक्तम, नक्तम यानी रात्रि। अब दिवा, दिवा ही मिलेगा, दिवा यानी दिन में, जिसमें विभक्ति वगैरह सब इंक्लूड होती है। च का मतलब और, न का मतलब नहीं, वा का मतलब अथवा, उच्चैः ऊपर से, नीचैः नीचे से, शनैः धीरे से, पृथक, सह साथ में, साकम, ये इस तरह के कुछ तो हम हिंदी में जैसे नमस्ते हम प्रयोग करते हैं। नमस्ते कंप्लीट संस्कृत सेंटेंस है, आपको अभिवादन है, आपको नमन है, ते नमः, नमस्ते, नमस्ते अव्यय है। उसके बाद प्रायः, प्रायः का प्रयोग है, प्रायः, तो ये भी अव्यय। देखिए जहां जहां पे भी आपको स दिखाई देगा उसके बाद हमको स को रिप्लेस करके उसकी जगह विसर्ग लगाना है ना। इसी तरह से हे शब्द जो है वो भी संस्कृत का अव्यय है। यत्र तत्र ये विभक्ति वाले हैं पर ये अव्यय की कैटेगरी में आते हैं, तो बहुत सारे ये अव्यय। तो इस प्रकार जो है भाषा में अलग अलग प्रकार के शब्द हमको प्राप्त होते हैं। और शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के समूह से, ठीक है। तो विविध प्रकार के जो स्वर और व्यंजन होते हैं, जब उनको कोई एक अर्थ कहना हो तो उस अर्थ को कहने के लिए वो अपना संधान करते हैं। तो संधान कैसे होता है? अब हम उनको कैसे जानेंगे कि इस अर्थ के लिए मुझे ये शब्द प्रयोग में करना है?
तो उसके लिए मैं अपने जो आसपास जो उदाहरण देखती हूँ उसी से आपको समझाऊंगी कि इसके लिए हमको कोई भी छोटे बच्चे का लर्निंग प्रोसेस देखना चाहिए कि वो एक ही चीज को 10 बार पूछता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये कौन है। तो बार बार उसको कहते हैं कि ये मम्मी है, मम्मी है। तो उसके दिमाग में इस तरह की आकृति वाली कोई महिला है तो ये मम्मी है, इस तरह की आकृति वाला कोई पशु है तो ये गाय है, इस तरह की आकृति वाला पशु है कोई तो वो जो है घोड़ा है। इस तरह से वो जानते हैं। उसके बाद के लिए उसके पेरेंट्स पिक्चर बुक भी लेके आते हैं, उसके बाद फूड के नेम वाली बुक भी लेके आते हैं। तो उसको देख देख के वो पहले तो समझता है, उसके बाद वो चीज देखता है तो वो पहचान जाता है कि हाँ ये यही चीज है। और आजकल जो है हम इन माध्यमों से भी देखते हैं। तो ये हमारे जानने के साधन है। अब हमको क्या जानना है, हमको संस्कृत की वर्णमाला जाननी है। वर्णमाला क्यों जाननी है? क्योंकि वर्णों को जब हम मिलाते हैं तो शब्द बनता है और शब्द के अंदर ही ज्ञान छुपा हुआ है। आप मुझे ऐसा कोई भी ज्ञान बता दीजिए जिसका कोई नाम नहीं, असंभव है। कोई भी ज्ञान जो है वो बिना शब्द के नहीं रह सकता। इसके लिए हमको एक प्रॉपर नाम चाहिए और वो नाम है वर्णों का समूह। और जब अलग अलग तरह के शब्द मिलते हैं, नाम भी मिल गया, क्रिया भी मिल गई, अव्यय भी मिल गया, उपसर्ग भी मिल गया, तो जो है हमारा एक कंप्लीट वाक्य बनता है। जैसे हम श्लोक बोलते हैं हिता हितम सुखम दुखम आयुष प्रत्यय हिता हितम। तो वहां पे इसका अर्थ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एक शब्द को लेते हैं कि हित का मतलब क्या, फिर हित प्लस अहित तो दोनों को मिला है तो अच्छा यहाँ पे दीर्घ संधि हुई है, हिता अहितम तो एक शब्द बन गया। सुखम दुखम ये दूसरे दो, ये तीसरा, ये सुखम तीसरा शब्द हो गया। और ये हो गया आयु ये चौथा शब्द हो गया। फिर तस्य, ऐसे करके एक एक शब्द का जब हम अर्थ करते हैं तो हम जो है पूरा उस श्लोक को बताने में समर्थ होते हैं। तो वहां पे हमको ये ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे इस शब्द का क्या अर्थ है, और वो अर्थ बताने के लिए ही हम अलग अलग तरह के प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। इसमें ये प्रत्यय है, इसमें ये प्रत्यय है। और प्रत्यय तो हमें क्या करना है कि आइडेंटिफाई, अभी हमको हमारा जो संस्कृत व्याकरण का कोर्स है उसके अंदर सबसे पहले हमको संधि करनी है। तो संधि में हमको वर्णों को प्रॉपर मैनर में रखना है, फिर समास करना है। तो समास के अंदर हमको जो है दो शब्द किस तरह से हम उनको मिक्स करेंगे। पहले संधि में हम अक्षरों को मिक्स करते हैं, देन समास में हम शब्दों को मिक्स करते हैं। जैसे आयुर और वेद को जब हमने आयुष 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 और वेद को जब हमने मिक्स किया तो हमारा आयुर्वेद शब्द बन गया। महा और विद्यालय को हमने मिक्स किया, महान और विद्यालय को मिक्स किया तो महाविद्यालय बन गया। इसी तरह से सुर और ईश को हमने मिक्स किया तो हमारा श्रेष्ठ शब्द बन गया। तो ये समाज की प्रक्रिया में आता है। तो देखिए कोई भी हम प्रक्रिया समझे उसमें हमको शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम विभक्ति में कौन सी विभक्ति लगाए, तो विभक्ति आपको क्या सिखाती है कि कौन सा शब्द कौन से कार्य में जुड़ेगा। जैसे हम कहते हैं राम गो स्कूल, तो यहाँ पे अगर गो लगा देंगे तो गलत हो जाएगा ना सेंटेंस। तो वहां के भी अपने सेट नियम है। तो वहां पे जब हम उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो राम विद्यालयम गच्छति, अब राम के साथ मैंने गच्छति तिप प्रत्यय का प्रयोग किया, राम में मैंने सु प्रत्यय का प्रयोग किया, विद्यालय में अम का प्रयोग किया। तो विद्यालय में अम का क्यों किया, राम में इसका क्यों किया, वो इसीलिए किया ताकि हमारा वाक्य गलत नहीं हो। तो विभक्ति प्रकरण भी हमारे कोर्स के अंदर है। उसके बाद शब्द रूप और धातु रूप आपको याद करने हैं। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी आप शब्द रूप धातु रूप की बात करें उससे पहले ये जो सुख प्रत्यय और तिंग प्रत्यय है, हो सकता है ये जो मेरी स्लाइड है ये आपके पास में सेव हो जाए। तो ये जितने भी सुख और तिंग प्रत्यय हैं इनको हम जरूर जरूर जो है पहले याद कर लें। और किसको किस प्रकार से याद होता है, ये उसकी वो कैपेसिटी होती है, उसकी क्षमता होती है, किस तरह से याद करेगा। तो मैं अपने याद करने का तरीका, मैं अपने जो है जो भी चीज याद करनी होती थी उसको छोटे छोटे पेपर पे लिख के, और जैसे भी एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में समय एक बार उसको निकाल पढ़ लिया, रात को सोते समय
देख लिया, सुबह उठते ही उसको देख लिया, इस तरह से माइक्रो सूत्रों ही एक एक चीज को समझना है कि भाई हाँ ये क्या है, ये नाम नहीं हो सकता, ये धातु नहीं हो सकती, ये उपसर्ग नहीं हो सकती, तो अब क्या है, तो ये जरूर प्रत्यय होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कहाँ लगता है, कि पीछे लगता है, तो ये प्रत्यय है, कहाँ लगता है, ये अन्य एक प्रत्यय है। अच्छा ये गम क्या है, तो गम एक धातु है। धातु क्यों है, क्योंकि गम से हमको ये ध्यान चलता है कि इसका अर्थ है जाना। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी का नहीं हो शब्द, तो ऊपर से जैसे घिरा हुआ हो शब्द, ऊपर से जैसे किसी ने उसको टप, उसको हम अव्यय कहते हैं। तो उनके रूप कभी नहीं चलते, वो एज इट इज जैसे लिखे हुए हैं उनको हम वैसे ही यूज करते हैं। नक्तम दधी न भुंजी, ऐसा जो आपके सेंटेंस मिलता है। अब नक्तम का अर्थ बहुत सारे बच्चों को कई बार नहीं आता है, जबकि नक्तम का अर्थ है रात्रि में, है ना। तो दिवा, दिवा शयनम न पूर्वी, दिन में शयन। अब दिवा के अंदर वो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि दिवा का क्या मतलब है, इसमें कौन सी विभक्ति लगी है। ये जितने भी शब्द है लास्ट वाले अव्यय कैटेगरी में कोई विभक्ति नहीं लगी होती है, कोई प्रत्यय नहीं लगा होता है, बस ये हमारे वाक्य के अंदर काम में आते हैं। तो इस प्रकार जो है संस्कृत व्याकरण की जो वाक्य संरचना है, हम जो पढ़ते हैं उनका जब कभी भी हमें अर्थ करना हो, तो हम एक एक शब्द को ले लेकर उसका हम अर्थ करें। एक एक शब्द, अब शब्द को कैसे समझोगे, उसमें लगने वाले प्रत्यय के आधार पर। तो इसलिए हमें संस्कृत व्याकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो और किसी का कोई प्रश्न, किसी का प्रश्न, कुछ प्रश्न? यहाँ से हाँ महेश जी। जी मैम, 1 मिनट क्वेश्चंस का वेट कर लेते हैं, 1 मिनट। अच्छा हाँ, ये एक नहीं, वो प्रेम विजय बच्चों को सिवान कुछ है। कोई पूछना हो, कोई हाँ, प्रश्न बच्चों को पूछना हो? क्या है कि मैं बिल्कुल